हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पपाया, मतलब कि पपाया का कल्टीवेशन, पपाया की खेती कैसे की जाती है। पपाया जो कि एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल माना जाता है, जिसे हम पपीता कहते हैं हिंदी में, या फिर इसी के और भी अन्य नाम हैं जैसे वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, या ट्री मेलन भी इसे कहते हैं, बैकयार्ड फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाए, या इसे पपेयो भी कहते हैं। और बाकी आप लोग ये तो जानते ही हैं कि इसे पपाया कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो है इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है कैसे कैसे होती है ये। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बात की जाएगी बॉटनिकल नेम की। इसकी अगर बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो है कैरिका पपाया। इसकी फैमिली जो होती है कैरिकेसी होती है। और क्रोमोसोम नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं 2n=18। और ओरिजिन इसका जो होता है, ये इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका माना जाता है। भारत में जो इसका इंट्रोड्यूस मतलब हुआ था तो 16वीं सेंचुरी में या भारत में आया था। इसका फ्रूट टाइप अगर बात की जाए तो इसके फ्रूट टाइप जो है वो बेरी होता है। एडिबल पार्ट इसका जो है वो मीजोकार्प होता है। और पपाया में जो है आपका विटामिन ए पाया जाता है काफ़ी प्रचुर मात्रा में, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट होती है। जो ये IU होती है 2020 IU होती है। ठीक है, और जो कि मैंगो के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मैंगो में पाया जाता है 4800 IU। ठीक है, और पपाया जो होता है ये पॉलीगैमस प्लांट होता है। कहने का मतलब होता है इसमें जो सेक्स फॉर्म होते हैं कई सारे होते हैं, तो इसलिए इसे पॉलीगैमस कहा जाता है। मतलब कि इसमें जो फ्लावर पाए जाते हैं मेल फीमेल और गाइनोडायोसियस वगैरह, तो इसलिए इसे पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं। जो पपाया है ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ड्यू टू डायोसियस। आगे अगर बात की जाए तो इससे लेटेक्स निकाला जाता है, जो कि आपका ग्रीन जो पपाया होता है उसमें कट मार के उसका जो दूध आप जानते हैं निकाला जाता है। जो मिल्क होता है, सेक्रेशन होता है लेटेक्स का, वो निकाला जाता है, जिससे पपेन का निर्माण किया जाता है। अब पपेन क्या होता है, जो पपेन होता है आपका, ये आपका जैसे टूना मछली जो होती है, जो टूना फिश होती है, उसके लीवर से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फार्मास्यूटिकल कंपनियों में किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है पपेन का। दवाएं बनती हैं, पेट दर्द की दवाएं जो हैं उसमें इसका यूज होता है। तो ये होता है। और पपाया जो है इसे आपको बताया कि बैकयार्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका लॉगिंग कंडीशन जो होती है उसके लिए हाईली ससेप्टिबल होती है। ठीक है, और फ्रॉस्ट के लिए भी ये सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है आपका। और जो आपका पपीता होता है इसका जो पीला कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो आपका कैरिका जेंथिन जो होता है पिगमेंट, उसके कारण ये आपका पपाया जो है वो पीला होता है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। आपका जो पपाया प्रोडक्शन में आपका ये इंडिया जो है वो लार्जेस्ट, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पपीता उगाया जाता है। अगर लीडिंग स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र में होता है। जो पपाया होता है इसकी इकोनॉमिकली जो इसके यील्ड जैसे प्राप्त होती है, मतलब कितने साल के लिए अच्छा माना जाता है, तो जो आपका 2 से 3 साल तक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है। उसके बाद प्रोडक्शन तो देता है लेकिन उस हिसाब से नहीं देता है जिस हिसाब से किसान को चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 3 वर्ष जो है इकोनॉमिकल लाइफ इसकी मानी जाती है। आगे बात की जाए क्लाइमेट एंड टेम्परेचर की, तो पपाया जो है आपका ये ट्रॉपिकल फ्रूट है। इसीलिए इसमें ऑप्टिमम जो टेम्परेचर माना जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पपाया कल्टीवेशन के लिए जो होता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहीं पर अगर सीड जर्मिनेशन की बात की जाए कि किस टेम्परेचर पर पपाया का सीड जो है वो जर्मिनेट होता है,
तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो पपाया के सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। अगर हायर टेम्परेचर होगा, 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो फीमेल स्टेरिलिटी जो है वो बढ़ती है, जिससे हमारे फल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइए सॉइल की बात की जाए तो सॉइल कैसी होनी चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। लूमी टू सैंडी लूम सॉइल बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाए। ऐसी सॉइल जो है इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। और सॉइल पीएच की अगर बात की जाए तो सॉइल पीएच 6.5 से 7.5 लगभग ये आपकी सभी क्रॉप्स के लिए होती है। कुछ स्पेशली क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए अलग पीएच होता है, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि कितना पीएच चाहिए। तो आगे अगर बात की जाए तो इम्प्रूव्ड वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर वैरायटी जो हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइनोडायोसियस वैरायटीज़ की। अब इनमें सबसे पहले आपकी आ जाती है सनराइज सोलो। ये आपकी जो वैरायटी है सनराइज सोलो, इसका जो फ्लेश होता है वो पिंक फ्लेश ही होता है। अगली वैरायटी की अगर बात की जाए तो ये आपकी ताइवान है। ये भी गाइनोडायोसियस वैरायटी है। इसका जो है जो इसका फ्लेश होता है वो ब्लड रेड कलर का होता है, मतलब कि खून का कलर जो होता है उसी कलर का होता है। ठीक है, अगली वैरायटी जो है कुर्ग हनी ड्यू। ये सिलेक्शन फ्रॉम हनी ड्यू, जो हनी ड्यू वैरायटी आपकी थी उसी से सिलेक्शन कर मेथड के द्वारा ये वैरायटी निकाली गई है। अगली वैरायटी है आपकी पूसा मजेस्टी। ये जो पूसा मजेस्टी है ये आपकी पपेन मेकिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगली वैरायटी जैसे आपकी पूसा डिलीशियस हो गया, CO3 हो गया, इसी तरह बहुत सारी वैरायटी हैं आपकी। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये आपकी पूसा मजेस्टी वैरायटी है, और नीचे जो दी गई है वो आपकी ताइवान वैरायटी है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी डायोसियस वैरायटीज़ की बात की जाए तो ये कौन कौन सी हैं, तो जैसे पूसा जेंट हो गया, जो कि आप सुटेबल फॉर टूटी फ्रूटी एंड कैंडी मेकिंग। टूटी फ्रूटी आप देखते होंगे, जैसे आप बनाना शेक या फिर मैंगो शेक वगैरह पीते हैं तो उस पर कलर्ड छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में डाल दिए जाते हैं, वो आपकी टूटी फ्रूटी होती हैं। ठीक है, तो इस ये जो पूसा जायंट वैरायटी है इससे आपकी टूटी फ्रूटी बनती है और कैंडी बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो पूसा मजेस्टी वैरायटी है आपकी। ये पूसा मजेस्टी ये सूटेबल फॉर HDP और किचन गार्डन। ये किचन गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसका पौधा जो है वो छोटा होता है और इसे हम अपने घर के किचन गार्डन में उगा सकते हैं। और HDP के लिए भी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और CO5 जो आपकी वैरायटी है ये बहुत ही ज़्यादा पपेन का प्रोडक्शन करती है, इसलिए हाईएस्ट पपेन यील्ड वैरायटी है ये जो आपकी CO5 है। नेक्स्ट वैरायटी की बात की जाए तो CO1 है आपकी, ये ड्वार्फ वैरायटी है। और नेक्स्ट है पिंक फ्लेश स्वीट, जिसका TSS बहुत होता है। TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है, 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आप वैरायटी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो लगी हुई है इधर, ये आपकी हो गई पूसा नन्हा, और ये आपकी है पिंक फ्लेश स्वीट वैरायटी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो प्रोपागेशन मेथड की अगर बात की जाए तो आपका जो ये पपाया होता है इसमें कॉमर्शियली जो प्रोपागेशन मेथड जो अपनाया जाता है ये बाई सीड होता है। कहने का मतलब कॉमर्शियली रूप से जो है सीड से तैयार किए जाते हैं इसके पौधे। तो अगर सीड से बात किए जाते हैं तो सीड रेट की बात की जाएगी, कितना सीड रेट चाहिए पर हेक्टेयर के लिए। तो गाइनोडायोसियस जो वैरायटी होती हैं वो उनका 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए सीड की आवश्यकता होती है। वहीं पर जो डायोसियस वैरायटी होती हैं उनमें 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। अब अगर सीड की है तो हमें जाहिर सी बात है कि नर्सरी करना पड़ेगा। तो नर्सरी के लिए आइए हम यहाँ बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट की। तो रेजिंग सीडलिंग इन नर्सरी, ठीक है, तो सीडलिंग आर ग्रोन इन नर्सरी ऑन रेज्ड बेड ऑफ साइज 2x1 मीटर। जो आपकी नर्सरी बेड्स तैयार की जाएंगी वो रेज्ड नर्सरी बेड होनी चाहिए। आपकी 3 प्रकार की होती हैं, संकेन, एक तो रेज्ड बेड्स होती हैं और दूसरी संकेन होती हैं।
और एक आपकी होती है फ्लैट बेड। तो यहाँ पर रेज्ड बेड का प्रयोग किया जाए, जो कि रेज्ड बेड होती है वो आपके धरा मतलब जो भी ज़मीन होती है उससे थोड़ा उठी हुई बनाई जाती है, मतलब कि 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई रेज्ड बेड बनाई जाती है, जिसका साइज कितना होना चाहिए तो बात की जाए तो 2x1 मीटर होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब सोइंग की बात करें तो बिफोर सोइंग सीड्स आर ट्रीटेड विथ GA3 200 ppm फॉर बेटर जर्मिनेशन। अगर अच्छा जर्मिनेशन आप चाहते हैं तो 200 ppm का जो GA3 होता है सीड सोइंग से पहले सीड को इससे हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका सीड का। ठीक है। और सीड फिर अगला देखिए, सीड आर सोन एट ए डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर इन रोज स्पेस्ड एट 50 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो आप ट्रीटमेंट कर लेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद आप जो सीड है सीड को 1 सेंटीमीटर की गहराई में 15 गुणे 2.5 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर सीड की सोइंग कर देंगे। ठीक है। अगली बात करते हैं, सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग विद इन 45 टू 60 डेज आफ्टर सोइंग। सीड सोइंग के बाद 45 से 60 दिन बाद हमारी सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए बहुत तैयार हो जाती है कि अब हम इसे जहाँ पर हमें अपना ऑर्चर्ड लगाना है वहाँ पर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है। आगे ये बात की जाए तो प्लांटेशन की बात की जाए, मतलब कि हम जो लगाएंगे पौधे उनकी, तो 2 मंथ ओल्ड सीडलिंग यूज फॉर प्लांटिंग। यहीं आपको बताया गया 45 से 60 दिन बाद आपकी जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए तो हमें गड्ढे भी खोदने पड़ेंगे कि यहाँ पर गड्ढे का साइज कितना होना चाहिए, ये आपका 50 गुणे 50 गुणे 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इन गड्ढों को खोदने के बाद इसमें हम सॉइल और ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो FYM होती है इनका मिक्सचर से इनको भर देते हैं। ठीक है। और अब स्पेसिंग की बात की जाए कि पपीते की स्पेसिंग कितनी होती है, 1.8 इंटू 1.8 मीटर होती है। ठीक है। लेकिन स्पेशली कुछ वैरायटीज़ होती हैं जिनकी स्पेसिंग अलग होती है, ये तो आपको हमने एवरेज बता दिया कि कितनी होती है। और यहीं पर आपकी जो पूसा नन्हा वैरायटी है तो इसकी स्पेसिंग अगर बात की जाए तो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्पेसिंग इसकी होती है, इसीलिए ये HDP में भी प्रयोग की जाती है। आगे बात करेंगे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस की। तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में जैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जब आपका पौधा 3 मंथ का होता है उनके लिए हम बात करेंगे कि FYM कितनी चाहिए। तो FYM जो है वो आपकी 10 kg पर प्लांट होनी चाहिए। वहीं पर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 50 ग्राम नाइट्रोजन पर प्लांट होनी चाहिए, 50 ग्राम आपका फास्फोरस होना चाहिए, 50 ग्राम आपका पोटास होना चाहिए। ठीक है। ये पर प्लांट की बात की जाएगी। यहाँ पर फ्रूट्स क्रॉप में पर प्लांट ही बात की जाती है। इरिगेशन सिस्टम की बात की जाए तो इरिगेशन जो है पहले तो हमें जस्ट आफ्टर प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद ही पहले सिंचाई करनी होती है। सबसे पहले मतलब हमने पौधा लगाया तो तुरंत हमें पानी देना होगा। ठीक है। उसके बाद इरिगेशन द फील्ड वंस इन ए वीक, उसके बाद 1 सप्ताह पे हम पानी को देते रहेंगे। अगर सिंचाई मेथड की बात की जाए तो कौन सा अच्छा माना जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन मेथड जो होता है वो पपाया कल्टीवेशन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहीं पर अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए कि कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है पपाया कल्टीवेशन के लिए, तो 1000 से 1500 mm आपका वाटर रिक्वायरमेंट होता है पपाया के लिए। आगे देखिए तो वीड मैनेजमेंट की बात की जाए कि वीड मैनेजमेंट, तो वीडिंग जो होती है हैंड वीडिंग ज़्यादातर ही की जाती है। तो वीडिंग शुड बी डन रेगुलरली अराउंड द प्लांट्स टू वीड कंट्रोल, मतलब जो हमारा ऑर्चर्ड है उसमें रेगुलर हमें वीड कंट्रोल करते रहना चाहिए। इसके लिए हम हैंड वीडिंग करते हैं। ठीक है। हैंड वीडिंग अगर ज़्यादा लार्ज एरिया में है तो हैंड वीडिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जिसके लिए हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं। तो वीडीसाइड वगैरह जो भी आते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें बूटाक्लोर हो गया आपका या फिर फ्लूक्लोरालिन हो गया, जिनका 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। यही
ये हो गया आपका वीडिंग। यहीं पर आपकी थिनिंग की बात की जाए तो थिनिंग जो है आपकी दो प्रकार से होती है। एक तो हो गई सीडलिंग थिनिंग, दूसरी होगी फ्रूट थिनिंग। सीडलिंग थिनिंग क्या होती है? तो रिमूवल ऑफ मोर देन वन प्लांट्स फ्रॉम रिंग, मतलब एक आपका जो भी थाला लगाया गया है उसमें पहले तो 2 से 3 पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा पौधा चल सके। अगर मान लो कोई भी पौधा डैमेज हो रहा है वहाँ पे तो एक पौधा तो चल ही जाएगा। अगर नहीं तीनों पौधे हमारे ग्रो कर गए हैं तो वहाँ पर हमें हटाने की आवश्यकता होती है। तो वही बात की जाती है सीडलिंग थिनिंग की। तो हम प्रत्येक थाला में फिर एक ही पौधा रखेंगे लास्ट में, तो उन्हीं को जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको हटाने की क्रिया जो होती है वो सीडलिंग थिनिंग कहलाती है। अब फ्रूट थिनिंग, अगर हमारे मान लीजिए एक ही प्लांट पे बहुत सारे आपके फ्रूट्स लगे हुए हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं आएगी, मतलब कि वो उतने अच्छा प्रॉपर साइज नहीं ले पाएंगे या फिर और कुछ चीज़ें नहीं अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्रूट थिनिंग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्रूट फ्रॉम प्लांट फॉर बेटर फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, मतलब बेटर साइज और क्वालिटी के लिए जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स हैं उनको हम जो अलग करने की पूरी प्रक्रिया करते हैं उसे फ्रूट थिनिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो सेक्स फॉर्म इन पपाया, मतलब पपाया में कौन कौन से सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं। तो सेक्स फॉर्म की बात की जाए तो मेन 3 प्रकार के सेक्स फॉर्म इसमें पाए जाते हैं। पहला मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा हर्माफ्रोइड, मतलब कि दोनों इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो पहली बात की जाए यहाँ पर देख लीजिए डायोसियस। तो डायोसियस क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट प्लांट, मतलब कि मेल और फीमेल जो आर्गन होंगे आपके वो अलग अलग प्लांट पर स्थित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर हमें जो हम अपना ऑर्चर्ड लगाते हैं तो इसमें सेक्स रेशियो बहुत ही मेन होता है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है मेल एंड फीमेल का अनुपात होता है, कि मतलब मेल प्लांट कितने रहेंगे और फीमेल प्लांट कितने रहेंगे। तो पपाया में जो है 1:10 के हिसाब से पौधे लगाए जाते हैं, मतलब, ठीक है। वहीं पर अगली बात की जाए हर्माफ्रोडाइट की, तो ये जो हर्माफ्रोडाइट होता है आपका, इसमें जो आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहीं पर आपकी जो अगला होता है वो आपका होता है मोनोसियस, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको लिखा रखा है ये गाइनोडायोसियस। तो ये गाइनोडायोसियस जो होती हैं ये आपकी वैरायटी होती हैं। जो गाइनोडायोसियस होती हैं वो अ प्लांट स्पीसीज दैट हैज 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, सम प्लांट हैव ओनली फीमेल फ्लावर्स व्हिल अदर हैव मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब है यहाँ पर होता है कि एक जो आपका एक, मतलब कि एक जो पौधा होगा उस पर आपके, कहने का मतलब है उस पर तो एक पर तो फीमेल फ्लावर आपके आएंगे, ठीक है, और वहीं पर दूसरा जो पौधा होगा आपका उस पर मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्स फॉर्म। अब आपका क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की जाए कि क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि फसल की आपको कैसे सुरक्षा करनी है। तो फसल में जाहिर सी बात है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करना होगा और डिजीज मैनेजमेंट करना होगा। तो वहीं पर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें पहले तो हम, तो यहाँ पर पहला है वाइट फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है बेमेसिया टेबेसी। ये जो आपका होता है ये लीफ कर्ल वायरस, जो लीफ कर्ल डिजीज होती है उसका वेक्टर माना जाता है, ठीक है। अब ये नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? तो नुकसान जो है इसका निम्फ और एडल्ट जो होते हैं ये दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, आपका जो सरफेस लीफ सरफेस होती है उसके अंदर से मतलब कि जो भी रस होता है उसको चूसने का कार्य करते हैं, जिससे आपका ये जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अब इनका मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या होता है, फील्ड सैनिटेशन, मतलब कि साफ़ सफाई करके रखना चाहिए फील्ड की, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी फिर आता है कि रिमूवल ऑफ होस्ट प्लांट, या फिर जिस पे अटैक है उनको हटा दिया जाए।
इसके बाद आता है यूज ऑफ येलो स्टिकी ट्रैप। येलो स्टिकी ट्रैप्स का भी प्रयोग किया जाता है, जिस पर आके कीट जो हैं ये चिपक जाते हैं, जो भी वाइट फ्लाई आती हैं उड़ते हुए और उसी पर चिपक जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, फिर जाहिर सी बात है केमिकल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो इमीडा क्लोरा वो क्लोप्राइड जो होती है उसका 0.01% का स्प्रे किया जाता है, या फिर नीम ऑयल 3% का हम स्प्रे करते हैं, जिसमें ये इसका नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट भी बात की जाए तो एफिड जो होता है, एफिड होता है उसका भी वो भी काफ़ी हद तक हमारी जो पपाया की क्रॉप होती है उसमें नुकसान पहुंचाता है। दिस इज ए वेक्टर ऑफ रिंग स्पॉट ऑफ पपाया। जो रिंग स्पॉट डिजीज होती है उसका वेक्टर एफिड को माना जाता है। इस सिम्टम ऑफ डैमेज की बात की जाए तो इसके भी निम्फ और एडल्ट जो हैं वो पत्तियों से जो है रस को सक करते हैं, और इसकी पेट्योल्स या फ्रूट से भी ये सक करते हैं रस को, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके लिए प्रेडिएटर्स जो है आपका उसका भी प्रयोग किया जाता है, या स्प्रे मिथाइल डेमेटॉन 0.025% का प्रयोग करते हैं। अगला है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है आपका या जो इंसेक्ट है या सूट्स और यंग लीव्स एंड फ्लावर बड्स पर अटैक करता है। इसका जो कॉजेज स्पॉट है वो एबनॉर्मल फ्रूट साइज, मतलब कि फ्रूट जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो प्रॉपर ना होके एबनॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब है छोटा रह जाए या फिर बड़ा रह जाए हो जाता है, ऐसे मतलब कि प्रॉपर साइज में नहीं रहते हैं, ठीक है। और अब इसका मैनेजमेंट की बात की जाए तो डाईमेथोएट 0.1% या फिर मैलाथियान 0.1% का स्प्रे करना चाहिए। अब डिजीज़ की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ जो है बहुत ही सीरियस डिजीज़ मानी जाती है, क्योंकि यह डिजीज़ जो है यह सीडलिंग में ही लगती है। ये जो डिजीज़ है इसके कॉजेज की बात की जाए तो पीथियम, फाइटोप्थोरा एंड राइजोक्टोनिया जो होते हैं उनसे होता है, ठीक है। सिम्पटम की बात की जाए तो दिस इज ए फंगल डिजीज अफेक्टिंग यंग पपाया सीडलिंग, मतलब नर्सरी स्टेज की जो पपाया सीडलिंग जो भी आपकी है वहीं से यह फंगल डिजीज़ जो है अफेक्ट करती है। सबसे ज़्यादा सीडलिंग में होने वाली अगर डिजीज़ की बात की जाए तो वो आपकी डैम्पिंग ऑफ है। जब आपसे पूछा जाए कि सीडलिंग स्टेज पर कौन सी डिजीज़ लगती है तो डैम्पिंग ऑफ ही जो है आपकी लगती है। अब इसकी कैरेक्टराइज्ड बाई लेसन्स एट द स्टेम्स बेस विल्टिंग एंड कोलैप्स डैम्पिंग ऑफ इज ए सॉइल बॉर्न डिजीज। मतलब कि ये जो आपकी डिजीज होती है तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका ये पौधा है, सीडलिंग है आपकी, ठीक है, तो आपका जो ये जहाँ से जड़ होती हैं उसी के जरा से ज़मीन से जुड़े हुए पार्ट से ही ये शुरू होती हैं, यहीं से आपका पौधा सड़ने लगता है, जिससे आपका पौधा क्या होता है नीचे गिर जाता है, मतलब डैम्पिंग ऑफ हो जाती है, वो गिर जाता है और धीरे धीरे करके पूरा सड़ जाता है। ये जो डिजीज़ है आपकी ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, ये मृदा जनित बीमारी है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो सारी क्रियाएं वही होंगी इसमें भी, कि अगर होस्ट प्लांट है उसे हटा दिया जाए, मतलब जिसमें अटैक हो चुका है उसे हटा दिया जाए, ठीक है। या पपाया ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, मतलब कि ऐसी जगह पर पपाया की सीडलिंग को तैयार किया जाए या पपाया को तैयार किया जाए जहाँ पर कि ड्रेन्ड मतलब कि जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक है। और या फिर मेटालैक्जिल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है लीफ कर्ल डिजीज, इसके सिम्पटम की बात किया जाए तो यह जो डिजीज है इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो वाइट फ्लाई के द्वारा है। कहने का मतलब है इस बीमारी को फैलाने का कार्य वाइट फ्लाई करती है। तो सेवर कर्लिंग, क्रिंकलिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द लीव्स कैरेक्टर ऑफ डिजीज। जो यह डिजीज होती है आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी ये पत्तियां होती हैं वो थोड़ा कर्लिंग हो जाती है, कर्ल लीफ कर्ल, तो कहने का मतलब मुड़ जाती हैं, ठीक है।
ये आप चित्र में देख सकते हैं कैसी डिजीज होती है। तो मोस्टली यंग लीव्स आर अफेक्टेड, इसकी जो नई पत्तियां होती हैं उनमें ज़्यादातर प्रभाव देखा गया है इस बीमारी का। अब मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें भी सैनिटेशन सबसे पहला आपका पॉइंट है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ होस्ट प्लांट, जो भी होस्ट प्लांट हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। यूज ऑफ येलो स्टिकी ट्रैप्स, इसमें भी कहने का मतलब जो भी वाइट फ्लाई का नियंत्रण होगा वहीं पर हम इस डिजीज के नियंत्रण के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये इस डिजीज को फैलाने का कार्य हमारी वाइट फ्लाई कर रही है। अगर वाइट फ्लाई नहीं होगी तो ये डिजीज हमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। इसके जो वेक्टर, जो ये वाइट फ्लाई है ये वेक्टर का काम करती है। कहने का मतलब है इस बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो भी कार्य है वाइट फ्लाई करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो रिंग स्पॉट बीमारी है आपकी डिजीज। सिम्टम्स, इसकी अगर सिम्टम्स की बात करें तो द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एफिड, इस बीमारी को जो है फैलाने का कार्य आपका एफिड करता है, ठीक है। एफिड जो है वो इसको इधर से उधर फैलाता है। इसमें क्या होता है, येलोइश टू डार्क ग्रीन रिंग शेप्ड स्पॉट्स ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स पर जगह जगह पर चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। ऑप्टेन विथ ए लाइटर सेंटर। अब यहाँ मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिनसे हमारा एफिड का नियंत्रण हो सके, क्योंकि एफिड जो है वो ही फैलाने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करी जाए तो मैच्योरिटी इंडाइसेस। तो मैच्योरिटी इंडाइसेस का मतलब होता है कि किस अवस्था पर हमारा जो है फ्रूट्स रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, वैसी अवस्था को ही मैच्योरिटी इंडाइसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला तो हम बात करेंगे स्किन कलर चेंजेस। जो हमारे फ्रूट्स होंगे उनका जो कलर होता है वो चेंज होता जाता है मैच्योरिटी के समय। तो स्किन कलर टर्न्स ग्रीन टू येलो एट लीस्ट 25 to 50% येलो फॉर एक्सपोर्ट। कहने का मतलब है जब हमारा फ्रूट जो है ग्रीन से येलो कलर का होने लगे, कहें 25 से 50% येलो होने लगे, तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए अपने फल को तोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट फर्मनेस। अगर हम टच करके देखते हैं, उसे हल्का दबा के देखते हैं, अगर हमारा जो फ्रूट्स है वो हल्का सॉफ्ट हो गया है। पहले तो अगर जब वो कच्चा होगा तो बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्टनेस भी इसकी मैच्योरिटी इंडाइसेस होती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैच्योर फ्रूट टिपिकली सिंक इन वाटर, मतलब वाटर में डाल के देखेंगे तो हमारा फ्रूट जो है वो सिंक करता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात की जाए तो ग्रेटर देन 1 होती है। उसके बाद आता है डे आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद कितने दिन में हमारा फ्रूट जो है पककर तैयार हो जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे यूजुअली हार्वेस्टेड 120 to 150 डेज आफ्टर फ्लावरिंग डिपेंडिंग ऑन वैरायटी एंड क्लाइमेट। यहाँ पर वैसे एवरेज की बात की जाए तो 120 से 150 दिन में हमारा जो भी फ्रूट्स होता है वो फ्लावरिंग के बाद तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन कुछ वैरायटियाँ ऐसी होंगी जिनमें वेरी करता है, ठीक है, कि मतलब कितने दिन में हम हार्वेस्टिंग करेंगे। आगे बात की जाए हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम मदर प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कहने का मतलब अपने उसके मदर प्लांट से फ्रूट्स को अलग करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब यील्ड की बात की जाए तो यील्ड जो है एवरेज यील्ड की बात करेंगे हम कि कितनी होती है। तो 40 से 60 टन पर हेक्टेयर उत्पादन पपाया कल्टीवेशन में मिलता है। अब पर प्लांट एवरेज यील्ड की बात की जाए तो 20 से 30 केजी पर प्लांट उत्पादन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। मतलब हार्वेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हमने उत्पादन किया, अगर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो है फ्रूट्स ख़राब होने की जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, रिमूवल ऑफ डैमेज फ्रूट। जो भी हमारे कटे फटे फ्रूट्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, यह पूरी क्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। उसके बाद आइए
वॉशिंग जो है, फ्रूट्स आर वॉशिंग इन क्लोरीनेटेड वाटर। तो 100 से 150 ppm क्लोरीनेटेड वाटर में हम फ्रूट्स को धुलते हैं, ये क्रिया कहलाती है वॉशिंग। उसके बाद आती है ग्रेडिंग जो है, फ्रूट्स आर ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, साइज एंड कलर। देखो, वजन, साइज, कलर के आधार पर हम जो भी अपने फ्रूट्स को अलग अलग करते हैं वह क्रिया ग्रेडिंग कहलाती है। नेक्स्ट है पैकेजिंग। पपाया फ्रूट्स पैक्ड इन वेंटिलेटेड बॉक्सेस और कैरेट और CFB बॉक्सेस। CFB का मतलब होता है कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये बॉक्सेस जो हैं ये आपके CFB बॉक्सेस हैं। तो यहीं आगे बात की जाए स्टोरेज, तो स्टोरेज जो होता है, पपाया को हम 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 से 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रख सकते हैं, जिससे हमारा फ्रूट्स ख़राब नहीं होगा। आप स्टोरेज को यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे वाले चित्र में ये स्टोरेज किया गया है, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये क्लास कंप्लीट हुई। आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, ताकि हम इसी बेस पर आपकी और भी क्लासेस बना सकें, ठीक है। थैंक यू।